Hi, this is an advocate विशाल श्रीवास्तव practicing Delhi High Court and Delhi District Court। आज हम इंडिविजुअल बिल्डर्स के अगेंस्ट की केस की बात करेंगे। अगर वो आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका बिल्डिंग नहीं बनाते। देखिए यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन होती है। पहला कि प्लॉट आपका है, आपने बिल्डर से कांटेक्ट करा कि वहाँ पे अपार्टमेंट बनानी है। दूसरा केस होता है कि जहाँ पे प्लॉट भी बिल्डर का होता है, वो अपार्टमेंट भी वही बना रहा हो। तो हम इन दोनों में सिचुएशन में केस का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो पहला, जब आपका प्लॉट है और आपने बिल्डर के साथ डील करा, तो आप मेक श्योर करिए कि अच्छा, किसी भी आप काम करवाने से पहले आप मेक श्योर करिए कि कोई भी चीज़ का बिल्डर से आप एक एग्रीमेंट में साइन करवाएं कि ये जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाने का, ये इतने फ्लोर का, इतने बीएचके का, इतनी चीज़ों का, ताकि ये प्रूफ रहे कि हाँ, इनको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब उसमें आप कितना एडवांस देंगे वो भी आप हो सके तो लिखवा लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप हमेशा कैश में आप डील करना चाहें कर लीजिए। देख, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि इंडिया में लोग ब्लैक में भी या कैश में भी अपनी प्रॉपर्टी बनवाते हैं। वाइट, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जितना हो सके उतना वाइट में काम कराइए, ताकि कल के डेट में एक अगर हम इशू सॉल्व करने जाए तो दूसरा इशू खड़ा ना हो जाए कि ये पैसे इतने आए कैसे, कहाँ से लिए, क्या नहीं। तो ये चीज़ें भी होती है। तो जितना वाइट में हो सके उतना डील करें, ताकि वो आईटीआर रिटर्न में भी दिखे या वैसे भी दिख जाए कि हाँ, ये लेजिटिमेट बनी है। तो अब ऐसे समय पे क्या करना है कि अब आपके पास, जैसे आपने मान लीजिए 70 लाख का पैसे दिए और आप उसने 30 से 35 लाख का उसने काम कर दिया, उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी, जो भी है। बट उसने एकदम से काम बंद कर दिया, या वो काम ही नहीं कर रहा है, या प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा। आप 6 महीने देख लिए, 7 महीने देख लिए, आप देख रहे हो कि वो काम ही नहीं बढ़ा रहा, हमेशा बहाना देता रहा, नहीं जी आज करेंगे, कल करेंगे, बढ़ रहा है, ये है वो, आज वहाँ पे लोग लगे। ये बिल्डर के जो मेनली कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी मेन इशू या मेन जो इनके बहाने होते हैं, बेसिकली जो मेन एक्सक्यूजेस जो बनाते हैं लोग, तो उस बेसिस पे अब वो फ्रस्ट्रेट होकर वो आपको धमकी दे दे कि हाँ कर ले जो करना है, मैं पैसे नहीं दे रहा ना मैं बना रहा। तो आप ऐसे समय पे देखिए, मैं सही बताऊँ तो आप पुलिस स्टेशन जाने का कोई सेंस नहीं बनता। पुलिस से क्या है क्या नहीं है वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो मैं उसमें बात नहीं करना चाहूँगा। तो ऐसे समय पे आप क्या करिए कि एक फॉर्मली रिटर्न कंप्लेंट पुलिस में दे दीजिए और एक कमिश्नर के ऑफिस में दे दीजिए। उसके बाद आप सीधा कोर्ट में जाइए 200 सीआरपीसी में, जो डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने। देखिए, हर स्टेट का मजिस्ट्रेट का थिंकिंग और प्रोसीजर अलग होता है। जैसे यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा का अलग है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में अगर आप दिल्ली में कंप्लेन करवा रहे हैं तो दिल्ली में तो 3 चीज़ें पूछी जाती है कि आपने कंप्लेन आपने पुलिस को दी या नहीं दी। उसके बाद आपका क्या ट्रांज़ैक्शन था, कितना अमाउंट दिया था, कितना नहीं करा। क्या आपका उनके साथ एग्रीमेंट था या नहीं था? तो जो प्लॉट है वो किसके नाम पे है? वो आपका प्लॉट पे नाम पे है, नहीं है? तो वो आपसे क्या बोला है? क्या आपके पास और भी एविडेंस है कि आपने पैसे इतने दिए? तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी लगाना पड़ता है। जब वो मैजिस्ट्रेट सैटिस्फाई हो जाता है दिल्ली वाला, तो उसके बाद वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शन दे देता है पुलिस वालों को। अब यूपी में थोड़ा सिस्टम अलग है। पुलिस का जैसे मैंने ये जैसे 3 स्टेप बताया, इसमें यूपी में एक और स्टेप होता है कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है और उनकी तरफ से क्या स्टेटस है। ये भी आपको पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है यूपी वाले में और हरियाणा में भी, दोनों जगह। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता लगानी पड़ी, और वहाँ पे ये एक बार रिपोर्ट आ जाए तो मजिस्ट्रेट एक बार सेटिस्फाई है तो वहाँ भी एफआईआर करवा देते। देखिए, एक बार एफआईआर हो गया, एक बार आईओ अपॉइंट हो गया, तो आपको बैठे नहीं रहना। मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो वो चार्जशीट कुछ भी फाइल कर देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको हमें मेक श्योर करें कि जब भी आपको आईओ बात करे, आप आईओ के साथ फॉलो अप लीजिए, क्या चल रहा है, कितना हुआ, किससे एविडेंस किया। आप ट्राई करिए। वो परेशान होगा, लेकिन थोड़ा सा आप कम से कम आपके पास ये पता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर जहाँ पे गलत हो रहा है, हम वहाँ पे कोर्ट के पास पहुँच सकते हैं कोई एप्लीकेशन लगा के। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में क्या हो। तो आप सारे वो जब आपसे बात करें, आपसे विटनेस स्टेटमेंट वगैरह ले, 161 और 161 का स्टेटमेंट दिया जाता है जो पुलिस रिकॉर्ड करती है। उसमें भी मेक श्योर करिए कि पुलिस वाला अपने मर्जी से ना लिखे। आप जो लिख के दे रहे हो राइटिंग में आप लिख के देंगे, ठीक है। ऑल्दो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि पुलिस वाले कैसे काम। तो मेरे हिसाब से आप लिख के दे दीजिए, और जितना आपके पास एविडेंस है आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि उसका रिसीविंग कॉपी हो कि आपने ये एविडेंस दिया है, ये प्रूफ हो कि आपने ये चीज़ आईओ को दिया था। क्योंकि अगर आप प्रूफ ऐसे दे दे तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है,
तो आप मजिस्ट्रेट को बोलोगे भी तो कि चार्जशीट में ये चीज़ें फाइल नहीं करी जो मैंने दी थी, तो मजिस्ट्रेट मानता नहीं इतनी जल्दी। तो मेरे हिसाब से आपको कॉपी देनी चाहिए। तो और रिसीविंग ले लेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हाँ आईओ ने गलत इन्वेस्टिगेशन करा है, ये सप्लीमेंट्री और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो मजिस्ट्रेट कर देते। तो अब चार्जशीट फाइल हो गई, और उसके बाद देखिए चार्जशीट में कभी कभार अरेस्ट होने के भी चांसेस होता है, तो मतलब 30 to 40% है कि बिल्डर अरेस्ट हो जाए अगर अमाउंट ज़्यादा है, तो वो हो जाता है। अब दूसरे केस में बात करते हैं। अब दूसरे केस में सही बताऊं तो क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा, उसमें आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस होगा, जिसमें दूसरे केस में मैंने ये बात करी थी कि प्लॉट उनका अपार्टमेंट उनका, वो आपसे एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया, अब आपने थोड़ा बहुत पैसे भी दे दिए कि आप बना रहे हैं मैं उसमें से ले लूँ। अब उसने बाय द टाइम जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आया और जो भी हुआ तो पैसे वो नहीं कर रहा, वो किसी और को भेज देता है, पता चलता है आपको वो किसी और को भेज देता है। तो ऐसे समय पे क्रिमिनल केस फ्रॉड फाइल होता है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे समय पे हम सिविल सूट फाइल करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जिसमें पैसे मिलते हैं। देखिए कोर्ट का एक एक ट्रेंड है, मतलब आजकल का जो ट्रेंड है कोर्ट का, कि वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दिलाएंगे या अपार्टमेंट नहीं दिलाएंगे, वो आपको पैसे दिलाएंगे। देखिए ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है इस चीज़ में कि ये जो भी सेक्शन प्रोविजंस होते हैं उसके बेसिस पे है। ये सेक्शन 28 ऑफ सेक्शन 20 to 30 के बीच का है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और उसमें ये चीज़ होती है कि अ, वो पैसे दिला देंगे, वो अपार्टमेंट भले वो इतना अपार्टमेंट अच्छा हो मैं मान सकता हूँ, बट कभी कभार हमें मान के हमें उसमें फिर और तरीके निकालने होते हैं कि हम पैसे ना लेके हम ये प्रॉपर्टी वो आपके लॉयर्स का काम होता है कि वो कैसे करेगा और कैसे नहीं करेगा। तो ऐसे समय पे स्पेसिफिक सिविल सूट फाइल करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू क्रिमिनल केस। आप फाइल करिए ज़रूर, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होगा और वो ट्रायल चलता रहेगा, वो अननेसेसरी। तो सिविल सूट फाइल करेंगे तो उसमें जल्दी होने के चांसेस भी होते हैं। तो आप सिविल सूट फाइल करिए, वो आपके आपको पैसे मिल जाएंगे। देखिए पैसे मिल जाएंगे, इंटरेस्ट के साथ वापस आइए, वो समझौता करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, या तो आप दोनों केस चलाइए, क्रिमिनल और सिविल दोनों अलग अलग। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअल बिल्डर को मतलब आपको परेशान करना है या आपको पैसे निकलवाने हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये ही मेरा एक एनालिसिस है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच।